हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टार्ट किया था, जिसका इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती, बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा कि एक स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट कैसे बिहेव कर सकती, कोई बार मैग्नेट को हम क्या करंट कैरिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल देखेंगे। इन सबको साथ में देखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है एटम का, और साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे, टॉर्क देखेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट कैसे काम कर सकती है। तो यहां पर हमारा डिस्कशन ये है कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं किसी सर्कुलर लूप के बारे में, इसमें आई करंट फ्लो कर रही होती है, तो हमें डायरेक्शन देखनी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगा, फिंगर्स कर्ल करनी है हमें किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट में। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम को एम की डायरेक्शन डिनोट करेगा, और एम की डायरेक्शन बेसिकली कहां से होती है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है ना। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, बात किया है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने देखी हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनती हैं, कुछ इस तरह से बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां से निकल रही हैं, यहां से निकल रही हैं इस तरह से, इसमें एंटर कर रही हैं, इसके अंदर एंटर कर रही हैं, यहां पर एंटर कर रही हैं, ठीक है। और इसके मटेरियल के अंदर भी चलती है, ये बात हम लोगों ने देखा था। अब हमारा डिस्कशन ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्या इनको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहां का जो पैटर्न दिख रहा है और यहां का जो बना पैटर्न दिख रहा है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही, दोनों सिमिलर हैं। ये किसका है, तो ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, और वो क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। इसका डाइपोल मोमेंट लिखना सीखा था, क्या लिखा जाता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है m वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू में एरिया वेक्टर लिखते हैं, और उसका डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, m वेक्टर इज इक्वल टू में m या 2m इंटू में l वेक्टर लिखा जाता है, जहां पर 2l क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ या फिर मैग्नेटिक लेंथ लिखी जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्या, कोई बार मैग्नेट करंट कैरिंग कॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा हाँ, किया जा सकता है। ये क्या है, बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो एक को दूसरे में कन्वर्ट किया गया, तो दूसरे को पहले में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये है बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी हम लोग पहले कर चुके हैं। यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने हैं, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे, लेकिन एक बार फिर से देख लो। जब भी कभी हम बात कर रहे होंगे कोई करंट कैरिंग लूप, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे डिसाइड करना है, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है कि एक तरफ खड़े हो जाओ, ये है ऑब्जर्वर, ये देख रहा है इस तरफ, इसने कहा कि करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अगर ये आती है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज निकल के आती है, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज निकल के आएगी तो सामने क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, या जिधर ये खड़ा उधर नॉर्थ बनेगा। और करंट की डायरेक्शन अगर इसने बताया क्लॉकवाइज, तो बता देना इधर साउथ बनेगा। बस अब एक ही तरफ का याद रखना, दोनों तरफ का याद नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक साइड का याद रखेंगे, खड़े होकर के देखना है और बताना है कि किधर नॉर्थ बनेगा किधर साउथ बनेगा। तो अगर एक साइड से खड़े होकर के देख रहे हैं, करंट दिख रही है क्लॉकवाइज, तो करंट क्लॉकवाइज दिख रही है, तो जिधर हम खड़े उधर साउथ बनेगा, और उसके अपोजिट क्या, नॉर्थ बन जाएगा। और अगर हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को देखा, तो उस केस में क्या होगा, जिधर हम खड़े उधर नॉर्थ बनेगा, तो उसके अपोजिट साउथ बन जाएगा। तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। ये क्या है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड को भी रिप्लेस किया जा सकता है बार मैग्नेट के साथ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो कई 100 टाइम्स इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, जिससे कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड
यहां पर पढ़ रहे हैं, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में दोबारा पढ़ेंगे कि कैसे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे इनहैंस करवा सकते हैं, इन सब का डिस्कशन चलेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। अगला डिस्कशन है कि एटम जो होता है वो किसी मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव क्यों करता है आखिर। तो यहां पर अगर बात करें, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब कभी भी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी रिवॉल्व तो होता ही रहता है, सर्कुलर ऑर्बिट होता है, ऑल्दो पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होता लेकिन उसे कंप्लीट सर्कुलर मान लें हम अगर, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग हो रही होती है। लेकिन एक बात और पढ़ा होगा, रिवॉल्व करने के टाइम वो स्पिन भी करता है, घूमता भी है अपने एक्सेस के अबाउट। जैसे अर्थ के बारे में बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ है, अर्थ क्या करती है, अपने एक्सेस के अबाउट घूमती है। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, अप्रोक्स 24 आवर्स होता है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। और बात करें कि उसका सन के अबाउट जो रिवॉल्व कर रही, सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है ना, तो सन के अराउंड रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, लगभग 1 साल होता है, 1 ईयर होता है अप्रोक्स। तो 1 ईयर होता है वो सन के अराउंड है, और वो अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही होती है। तो दो अलग अलग मोशन उसमें होते हैं। तो एक होता है स्पिनिंग मोशन जो खुद के एक्सेस के अबाउट होता है, दूसरा होता है सन को सेंटर में लेकर के वो सर्कुलर ऑर्बिट में चलती है, ऑल्दो इलिप्टिकल पाथ होता है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल पाथ पर चलती। तो वैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन भी है, ये रिवॉल्व भी करता है ऑर्बिट के अंदर, साथ में स्पिनिंग मोशन भी इसके अंदर होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने का मतलब चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, और चलता हुआ चार्ज एक करंट के इक्विवेलेंट होता है, और जब करंट प्रोड्यूस होती तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगा करके हम इसे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूक्लियस है, इसमें v वेलोसिटी से r रेडियस में ये रिवॉल्व कर रहा है। इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा राइट साइड में आएगा, निकाल सकते हैं यहां पर r क्रॉस p से। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी तो बनेगा, करंट है, करंट के इक्विवेलेंट है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, यहां से देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखा जा सकता है, इसे हम लोगों ने लिखना सीखा है m वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं बोलो, यहां पर लिखा जाता है i इंटू में a वेक्टर लिखा जाता है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो। और वेक्टर में नहीं लिख रहे होते तो भी कोई बात नहीं, बाकी चीजों को भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं तो भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से दिया जाता है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज करके हम यहां से निकालेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो I निकालो, तो I निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, I इज इक्वल टू होता Q डिवाइडेड बाई में T, तो Q डिवाइडेड बाई में T लिख दो। Q डिवाइडेड बाई में T क्या लिखा जाएगा, 2 पाई R लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई में V, तो यहां से I क्या निकल के आएगा, I निकल के आएगा EV डिवाइडेड बाई में 2 पाई R बनेगा, सही है, ये बन जाएगी करंट। और करंट की वैल्यू निकल आई तो एरिया तो जानते हैं क्या होगा, सर्कुलर ऑर्बिट है, अप्रॉक्स मान के चलें तो ये पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है सर्कुलर ऑर्बिट, अगर मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए एरिया इतना लिखा जाएगा। ये एरिया हो गया, ये करंट हो गई। अब इसे यहां पर पुट करो, तो यहां से लिखेंगे तो m क्या लिखा जा सकता है, m इज इक्वल टू में I, m इज इक्वल टू में I को लिख सकते हैं EV R या EV डिवाइडेड बाई में 2 पाई R, और इनटू में एरिया लिखेंगे तो पाई R स्क्वायर बनेगा। पाई से पाई कट जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा फाइनली, तो फाइनली हमारे पास यहां से बन जाएगा m इज इक्वल टू में EV R रह गया ऊपर, डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो r रेडियस में v वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यहां पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है। L क्या होगा, तो अगर कोई सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है सेंटर के अबाउट तो उसके लिए क्या लिखते हैं, mvr लिखा जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस केस में रेडियस ही होती है, तो mvr हो जाएगा। इतना आइडिया तो होगा क्लास 11 से, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये L हो गया, ये M हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करवा देना है। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे और इनका रेशियो देखते हैं, तो इनको इधर डिवाइड करवाओ। क्या लिख सकते हैं, M
डिवाइडेड बाई में L, M क्या आया है तो वो आया है EVR डिवाइडेड बाई में 2 और L क्या लिखा गया है MVR लिखा गया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा M बाई L इज इक्वल टू में E डिवाइडेड बाई में 2M बन जाएगा। ठीक है, तो कोई चार्ज दिया गया उसके लिए Q बाई 2M जो होता है वो कांस्टेंट रहने वाला होता है, ये कांस्टेंट रहता है। इसको बेसिकली कहा जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, नाम देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहता है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो लिख देते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये M बाई L निकल के आया। अब बात करते हैं बोहर्स के बारे में। बोहर ने कुछ बताया था, याद होगा, अगर बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो बताया था, उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला क्या था कि अगर अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिल जाता है। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या था, इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π के बराबर, या फिर h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल लिखा जाता है। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है या बोर्स ऑर्बिट्स कहते हैं। अगला पॉइंट बताया था कि अपने स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लेकिन एनर्जी का रेडिएशन या फिर अब्जॉर्प्शन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करता है, ट्रांजिशन करेगा। तो अगर लोअर से हायर में जाएगा तो वो फोटॉन एक्सेप्ट करता था, हायर से लोअर में आता तो फोटॉन एमिट करता है, बेसिकली ऐसा होता है। 3 पोस्टुलेट से हम एक यहां सेकंड यूज करना चाहते हैं, तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या डायरेक्ट लिख देते हैं। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था, L जो लिखा जाएगा N इंटू h/2π लिखा जाएगा, यही तो होगा। ये है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, ये पता होगा, ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जो कि एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा वो h/2π के बराबर या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहां पर एक बात देखो, ये L की डायरेक्शन है। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर से इधर की तरफ, तो अगर उसके करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करें तो M ऊपर आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करती, तो इसका जो M वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड आएगा। M वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड आएगा। तो M वेक्टर यहां पर डाउनवर्ड बनेगा। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये डाउनवर्ड बनेगा तो यहां वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहे, दोनों को डिवाइड कर दिया है ना, तो अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं M वेक्टर इज इक्वल टू में E डिवाइडेड बाई में 2M इंटू में क्या लिख सकते हैं, L वेक्टर लिख सकते हैं। ये फार्मूला बनेगा, सॉल्व कर दो इसे। अगर हम यहां से M की वैल्यू निकालते हैं तो बन जाएगा E डिवाइडेड बाई में 2M। ठीक है, E डिवाइडेड बाई में 2M बन गया। और यहां पर L क्या लिखा जा सकता है, तो L को लिखेंगे N इंटू h/2π, h/2π। यहां से जो M निकल के आएगा बेसिकली वो क्या लिखा जा सकता है, N इंटू में EH डिवाइडेड बाई में 4πm। M का मतलब यहां ME से है, इस बात का ध्यान रखना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये बन गया, ये निकल के आया हमारे पास फार्मूला। तो जब भी कभी फार्मूला लिखना हो तो इस तरह से फार्मूला लिख सकते हैं हम रिलेट करके। अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो एक दूसरा भी तरीका होता है लिखने का, वो भी सिखाया जाता है। क्या है, यहां पर एक टर्म को डिफाइन किया जाता है, पढ़ा होगा, बोहर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन के टर्म में इसे डिफाइन करते हैं, इसको मेजर ही किया जाता है बोहर मैग्नेट्रॉन में। अब ये बोहर मैग्नेट्रॉन में एक बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है समझते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं और N इज इक्वल टू में 1 लिखा जाता है, तो यहां पर जो M की वैल्यू निकल के आती है या मैग्नीट्यूड ऑफ M, मैग्नीट्यूड ऑफ जो M निकल के आता है उसी को कहते हैं 1 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये होती है डेफिनेशन इसकी। लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज में लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती है, तो क्या करो यहां पर 1 पुट कर दो हाइड्रोजन के लिए, पहले सेल के लिए और पहले ऑर्बिट के लिए। तो यहां से जो मिलेगा हमें M, तो M इज इक्वल टू क्या बनेगा, वापस आओ इधर देखो, M इज इक्वल टू N तो 1 हो गया, E की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू H की वैल्यू क्या होती है, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड। और यहां पर 4 पाई,
तो 4 इंटू में 3.14 बन जाएगा, और इंटू में क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो यहां से हम निकल के आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24, और ये वैल्यू किस में निकल के आती है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसी को हम 1 बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। इस तरह से केमिस्ट्री में लिखा जाता है इसे। तो ये रिलेशन होता है, ये फार्मूला यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये फार्मूला यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, चाहे जो यूज करना हो वैसा यूज कर सकते हैं, डाटा जो दिया गया हो उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था कि एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने की वजह से क्या होगा, वो एक करंट के इक्विवेलेंट होता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो यहां पर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने की वजह से ये करंट कैरिंग लूप बनेगा। करंट कैरिंग लूप को भी हम लोगों ने देखा ये कैसे बिहेव करता है, एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, अगला डिस्कशन है हमारा, ये तो हो गया, यहां पर डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। वहां पर जैसे पढ़ा था, अब सारे डिस्कशन वही शुरू हो जाएंगे। तो अब सुनो, एक एक करके पढ़ते हैं। यहां पर एक मैग्नेट दिया गया है, ऐसे ये कोई मैग्नेट दिया गया है, ये ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा है सपोज। यहां पर साउथ पोल है, यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ऐसा हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इधर हम लिख पाए -m और इधर लिख पाए +m, बस, बाकी कुछ नहीं। और यहां पर इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर इसकी ये एक्सेस होगी, इस एक्सेस से ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज यहां कहीं पर ये पॉइंट P है, और इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल r है, ये स्मॉल r डिस्टेंस है यहां से यहां तक की। तो अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r हो गई तो यहां से डिस्टेंस कितनी लिखी जाती है, 2l होता है टोटल, तो यहां से लिखा जाएगा r + l, और यहां से क्या लिखेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं r - l। जैसे वहां लिखा था वैसे सेम पैटर्न सारे रिपीट होंगे। अब क्या करो, एक की वजह से लिख दो। इसकी वजह से जो बनेगा इधर की तरफ बनेगा, तो अगर हम इसे a नाम दे देते हैं, इसे b नाम दे देते हैं, या फिर ऐसे लिख दो, इधर जो बनेगा फील्ड वो किसकी वजह से बनेगा, s की वजह से। इधर जो फील्ड बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, n की वजह से बनेगा। देखा था पिछली क्लास में, ऐसा बनेगा। अब क्या करो, एक की वजह से लिखवा दो। जैसे अगर हम बात करते हैं bn लिखना है हमें, तो क्या लिख सकते हैं, μ0 डिवाइडेड बाई में 4π m डिवाइडेड बाई में r²। r क्या लिखेंगे, n से बात कर रहे हैं तो n से लिखेंगे तो r - l का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से अगर bs लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, μ0 डिवाइडेड बाई में 4π लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाई में r + l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है। अब क्या करना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, दोनों स्ट्रेट लाइन में है, 180 डिग्री का एंगल है। तो अगर b लिखा जाए एट पॉइंट P तो क्या लिख सकते हैं, वो लिखा जाएगा यहां पर पास में कौन, तो पास में है ये ज्यादा कौन हुआ, तो ज्यादा हुआ bn, और माइनस किसको करवाएंगे, bs से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ r + l, यहाँ r - l, ये वैल्यू छोटी तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये वैल्यू बड़ी तो सबसे पहले लिख दिया। यहां पर बन जाएगा μ0 डिवाइडेड बाई में 4π, और इस m को बाहर निकाल लिया गया। यहां पर क्या बन जाएगा, r - l का होल स्क्वायर, और यहां बन जाएगा r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास b एट पॉइंट P इज इक्वल टू में μ0 m डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 4π। यहां पर निकल के आया था, याद होगा सॉल्व किया था, 4r l डिवाइडेड बाई, यहां बन जाएगा r² - l² का बनेगा होल स्क्वायर। सॉल्व तो कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा b एट पॉइंट P इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाई में 4π, यहां लिखा जा सकता है 2 × 2ml, और डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं r² - l² का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर जो लिखा गया 2ml वो क्या लिखा जाएगा, वो m हो जाएगा, जैसे वहां p बनता था। तो μ0 डिवाइडेड बाई में 4π लिख सकते हैं, 2 × में m डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, r² - l² का होल स्क्वायर बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, जिधर m बन रहा उधर ये फील्ड बन रहा है, दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। neglecting
आर स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर इन कंपैरिजन टू आर। अगर नेग्लेक्ट कर देते तो क्या होगा, बी एट पॉइंट पी वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, और यहां पर एक और वैल्यू आती है आर, उसको भी लिख दो आर, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा 2m वेक्टर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब लिखा जा सकता है। ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जब एक्सीएल पॉइंट पर कोई पॉइंट लिया जाए, एक्सीएल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाए तो ये फील्ड लिखा जाता है। वहां क्या लिखते थे, याद आया हो तो, E इज इक्वल टू में, E एक्सीएल पॉइंट पर जब लिखा जाता था तो वो लिखते थे 1 डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय में r क्यूब वेक्टर लिखा जाता था। ये फार्मूला होता था हमारे पास, याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने इसे डेराइव किया था। इसी को कॉन्सेप्ट लगा करके यहां भी चीजें डेराइव कर रहे हैं। ये पहला हो गया, तो पहली हेडिंग हमारी यहां पर अब लगा लो जो डेराइव कर लिया है, एक्सीएल पॉइंट या एक्सीएल पोजीशन के लिए अगर बात करेंगे तब बेसिकली ऐसा होगा। तो अगर ये एक्सीएल के लिए हुआ तो इक्वेटोरियल के लिए बात कर लो। फिर इधर ये इधर इक्वेटोरियल लाइन अगर कोई दी गई, उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसके ऊपर क्या बनेगा, ये देखो, चलो सुनो इधर, ये बन गया मैग्नेट, ये है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट में यहां पर दिया गया है S, यहां पर दिया गया है N, और यहां पर कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है जिस पर हमें बात करना है फील्ड कितना होगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो इसकी तरफ बनेगा ना, इसकी तरफ बनेगा, और इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा इससे दूर की तरफ बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा BS और ये क्या हो जाएगा BN, और इनका रिजल्टेंट इधर आएगा B। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला क्योंकि यहां पर O होगा, ठीक है। और इस O के यहां पर बात करो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये डायरेक्शन किसकी है, M वेक्टर की डायरेक्शन है। तो यहां पर जो भी निकल के आएगा वो इसके अपोजिट होगा, सही है। अब क्या करना है, इनको मिला देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इधर जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा, तो इसको थीटा और इसको थीटा लिखा गया था, याद होगा। इधर भी थीटा बनेगा, ये MN लिखे गए, हटा लेते थोड़ी देर के लिए, डॉटेड करके पहले मिला लो। ये है M वेक्टर और यहां पर N लिखा गया, सही है। तो ये थीटा तो ये वाला थीटा बनता था, तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा ये थीटा हो जाता था। तो ये B का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कॉस इधर आएगा, साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहां से लिखवाओ कि जो BN बनेगा और जो BS बनेगा इनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है। यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख सकते हैं, देखा था लिखना। वो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई M डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब हम जानते हैं B जो बनेगा एट पॉइंट P वो लिखा जाएगा 2, या ऐसे लिख दो BN cos थीटा या फिर BS sin थीटा cos थीटा, दोनों बनेंगे। cos वाले कंपोनेंट साइन कैंसिल हो गए, वो अपने आप लिख सकते हो, जानते हो कैसे कैंसिल हुए। BN BS के बराबर है, तो यहां पर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BN इनटू में cos थीटा, ट्वाइस, ठीक है। B की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई M डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू में cos थीटा क्या लिखेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखा जाएगा, तो बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सही है। अब इसको सॉल्व कर दो, रिजल्ट निकाल लो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, B एट पॉइंट P इज इक्वल टू में, यहां से देखो 2 ml, इसको P लिख दो, तो इसे लिख सकते, P का मतलब क्या है, कैपिटल M, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां पर कैपिटल M लिख दो, और यहां क्या लिखा जा सकता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर बनेगी 3.5। चलो ठीक है, ये फार्मूला डेराइव कर लिया। नेग्लेक्ट करना चाहो नेग्लेक्ट कर दो, किसको, नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर इन कंपैरिजन टू R के कंपैरिजन में L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो B एट पॉइंट P निकल के आएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई
m डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, r क्यूब बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो बी एट पॉइंट पी जो बनेगा माइनस ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई बनेगा, m वेक्टर डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, r वेक्टर। माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि देखो m है राइट साइड में, जो b बन रहा वो लेफ्ट साइड में, दोनों के बीच के में 180 डिग्री का एंगल है, माइनस लगा के लिख दो, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर बात करें पहले जो निकल के आया था इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, वो क्या निकल के आया था, 1 डिवाइडेड बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाई में r क्यूब निकल के आया था, याद होगा। यहां फार्मूला ये निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला इससे मैच कर रहा है, सब कुछ ठीक है। यहां पर हम लोगों ने सॉल्व किया, यहां लिखना होगा तो लिख देना कि जो bn साइन थीटा एंड bs साइन थीटा is equal and opposite, equal and opposite, इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट होंगे तो उनका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बनाना चाहो तो बना भी दो, bn साइन थीटा, डाउनवर्ड क्या होगा, bs साइन थीटा, इधर यहां पर बन जाएगा bn cos थीटा, और इधर इस वाले का कंपोनेंट आएगा bs cos थीटा। ये जुड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब अगला डिस्कशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये तो वही चल रहा था। यहां पर देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए दो अलग अलग केस ना लेकर के चले, एक ही केस लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहां पर हमें डायरेक्शन तो देखनी है नहीं। इस पी पॉइंट पर आओ, ये पी पॉइंट हो गया। यहां पर देखो अगर हम ये लाइन यहां से ड्रॉ कर दें, ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें, इस एंगल को सपोज थीटा लिख लिया जाए, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये सामने एल है ना, तो एल कॉस थीटा होगा, और यहां पर ये क्या लिखा जाएगा, एल साइन थीटा। तो अब ये बताओ कि हमें यहां से डिस्टेंस चाहिए, ये वाले डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर ना, तो यहां से लगा करके यहां तक तो ये आर है, तो ये आर है, तो इसमें एल कॉस थीटा जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, सही है। इस वाले में फिर उल्टा हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, क्योंकि माइनस करवा दिया, देखो इतने डिस्टेंस को हटाने के बाद ये आर आर बचे, ठीक है। अब क्या करना है, पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए, तो दोनों की वजह से लिखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखा जाएगा m डिवाइडेड बाई में, पॉजिटिव वाले की वजह से लिख रहे हैं, तो यहां लिखा जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, प्लस लगाएंगे या प्लस लगाओ, प्लस लगा लेते हैं, यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखा जाएगा माइनस m डिवाइडेड बाई में r प्लस एल कॉस थीटा बन जाएगा, ये बनेगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर m कॉमन मिलेगा, मिलेगा, बाहर निकाल लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो r प्लस एल कॉस थीटा, और ये बन जाएगा माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा बनेगा, डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, सही है, सही है। तो वी एट पॉइंट पी बनेगा म्यू नॉट m या म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो यहां पर ये जो r वाला टर्म है ये कैंसिल हो गया, l cos थीटा l cos थीटा 2l cos थीटा बन जाएगा, तो यहां लिख देते हैं 2ml, और यहां बाहर लिख देते हैं cos थीटा, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में यहां लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां 2ml को कैपिटल m से रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई बन जाएगा, कैपिटल M इंटू में कॉस थीटा बनेगा, डिवाइडेड बाई यहां लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और इसको कैंसिल, अगर हम कैंसिल कर देंगे कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो, निगलेक्टिंग एल स्क्वायर इन कंपेरिजन टू आर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट अगर कर देते तो यहां बन जाएगा ये आर स्क्वायर। हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट पी का। कितना इजी है, देखो निकाल लिया। अब ये अलग अलग केस में वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। यहां से देखो ए पॉइंट
एक्सीएल अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसके लिए थीटा क्या लिखा जाएगा, वापस आओ इधर, तो थीटा क्या लिखा जाएगा, थीटा तो 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो यहां से लिखोगे 0। तो उस केस में क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, यहां पर क्या लिखा गया है देखो, m cos थीटा बाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा m cos थीटा cos 0 1 होगा, यहां आर स्क्वायर बन जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा भी बता दो, दूसरा बी पॉइंट इक्वेटोरियल की बात करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई और cos 90 बनेगा, यहां थीटा क्या लिखा जाएगा 90 और cos 90 होता 0, तो यहां भी पोटेंशियल कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर 0 होगा और एक्सियल पर है तो उस पर मैक्सिमम ऐसा बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, अगर बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जनरल पॉइंट लिया जाए, जनरल पोजीशन, एक्सियल इक्वेटोरियल ना लेकर के जनरल पोजीशन अगर हम कंसीडर करते हैं, जनरल पोजीशन मतलब ये हमारे पास अगर मैग्नेट दिया गया है, ज्यादा ही बड़ा मैग्नेट हो गया इधर, ये ऐसा, तो अगर ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा बनाते हैं, ये ऐसा है। तो अगर इस तरफ बनाया है तो कौन सी तरफ S होगा, कौन सी तरफ N होगा, इधर क्या होगा S होगा, इधर क्या होगा N होगा, क्योंकि N से S की तरफ बनाया जाता है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर चले जाते हैं हम, यहां पर कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ये कोई जनरल पॉइंट ले लिया, यहां पर हमें फील्ड चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर फील्ड चाहिए, तो इस M के दो कंपोनेंट ले लो, ये थीटा है ना, तो इस थीटा के दो कंपोनेंट लिखने होंगे हमें। अब तो एक कंपोनेंट ले लेते हैं इस डायरेक्शन में, सपोज एक कंपोनेंट लिया अलोंग दिस डायरेक्शन और एक कंपोनेंट ले लिया इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे वहां लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे यहां। तो इसका ये कंपोनेंट जो जाएगा वो क्या बनेगा, P cos थीटा बनेगा, और ये कंपोनेंट जाएगा तो क्या बनेगा, P sin थीटा बनेगा। ऐसा लिखना तो जानते हैं, सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब हमारा कंसर्न ये बनता है P sin थीटा की वजह से जो यहां पर फील्ड बनेगा वो तो इस डायरेक्शन में आएगा, अभी हम लोगों ने देखा है, डेराइव भी किया है पूरा एक्सप्रेशन, ये ऐसा बन गया। ठीक है, दूसरे की वजह से जो बनेगा यहां पर P cos थीटा की वजह से, वो तो इधर की साइड बनेगा, ये भी ठीक है। तो अगर ये इधर की साइड बनेगा तो इनका रिजल्टेंट कहां बनेगा, इसी बीच में तो कहीं आएगा, ऊपर की तरफ ये आएगा, तो ये इधर निकल के आएगा। सपोज ये एंगल अल्फा लिखा गया है, तो ये किसकी वजह से है, तो ये है B परपेंडिकुलर की वजह से, और ये क्या है, B पैरेलल की वजह से। ऐसा लिख दिया गया, या ऐसा लिखना नहीं चाहते तो ऐसा लिख दो, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इस वाले को लिखा जा सकता है पैरेलल वाले पर, कि जो B बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखेंगे 2m डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, r3। यहां पर लिखेंगे इसकी वजह से, तो वो लिखना सीखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, यहां पर लिखना सीखा m डिवाइडेड बाई में r3। यहां से देखो tan अल्फा की वैल्यू की बात करें, tan अल्फा इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, तो tan अल्फा लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा हाफ ऑफ tan थीटा, ये भी याद होगा, ये सब कुछ पता होगा पहले से, ये लिख दिया गया। अब बताओ यहां से जो B लिखा जाएगा वो कितना बनेगा, B, तो B की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं B एट पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टर सम होगा इन दोनों का, 90 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में है, तो यहां लिखेंगे Bn का स्क्वायर, या फिर ऐसे दोनों को लिख दो, पहला लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m बाई r क्यूब, इसका स्क्वायर बनेगा, प्लस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई 2m बाई r क्यूब, और यहां पर इसका स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व करते थे तो क्या निकल के आता था, डायरेक्ट बताओ, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई, इतने समझदार हो तो बता लोगे कि ये बन जाएगा यहां पर m डिवाइडेड बाई में r क्यूब, यहां पर वो डिस्कशन नहीं करेंगे, उसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, एक कॉस को साइन के साथ कंबाइन कराओ, वो खुद करवा लेना, इतना बनेगा। यहां पर आया था, याद होगा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनल रिजल्ट तो याद होगा
ये रिजल्ट निकल के आया था। तो किसी जनरल पॉइंट पर चले जाएं मैग्नेट के और वहां पर फील्ड निकालते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनता है। थीटा यहां पर 0 रख के देखो 2 आ जाएगा और 90 रख करके देखो यहां पर m/r³ बन जाएगा। तो ये किसी जनरल पॉइंट पर हो गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो गया, यहां पर हो गया ये एक्सियल। साथ में यहां पर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लिखा जाता है उसका ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए होता है। अब अगला डिस्कशन है हमारा कि अगर कोई बार मैग्नेट है उसके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है। तो यहां पर n है, n के ऊपर फोर्स हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था क्या होता है, F वेक्टर जो लिखा जाता है, या F सिंपली लिखो, ये फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, B वेक्टर अगर इधर है तो इस पर लगेगा mb और इस वाले पर भी लगेगा फोर्स उतना ही, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है ना, तो जब दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग निकल के आती हैं तो वे टॉर्क बनाते हैं। कपल ऑफ फोर्स है बेसिकली ये, तो एक टॉर्क बनाएंगे और टॉर्क बनाएंगे तो टॉर्क लिखना जानते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनी हुई है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। तो ये क्या होगा, यहां से यहां हो गया ये 12, तो ये सामने क्या लिखा जाएगा 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा लिखा जाएगा। 12 साइन थीटा में साइन थीटा ये कैसे लिखा गया देखो, तो कुछ ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन किया गया। इस वेक्टर का नाम तो जानते होंगे ना, ये क्या है, ये है m वेक्टर, माइनस से प्लस की तरफ डिफाइन किया जाता है। ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है यहां से थीटा, तो थीटा अगर एंगल बनाएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा तो 12 साइन थीटा ही तो होगा सामने परपेंडिकुलर। तो जब भी टॉर्क लिखना हो तो टॉर्क लिखा जाता है टाउ इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डी परपेंडिकुलर लिखते हैं। वैसे बेसिक एक्सप्रेशन तो हम लोगों ने देखा था, टाउ इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखा जाता है, लिखते हैं ना, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, उसमें डी परपेंडिकुलर से रिलेट करते तब ऐसा आता है। तो कोई एक फोर्स लिखवा दो, तो फोर्स में क्या हो गया mb हो गया और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 12 साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो यहां से जो टॉर्क निकल के आएगा वो क्या लिख सकते हैं, 2ml को एक साथ कर लेते हैं और b को अलग कर देते हैं, साइन थीटा अलग है ही। इसको सॉल्व करो तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2ml क्या होता है, तो कैपिटल M होता है ना, तो कैपिटल MB साइन थीटा निकल के आएगा। यहां पर ब्रैकेट में लिखना होगा तो लिख दो कि जो स्मॉल m या फिर कैपिटल M जो लिखा जाता है वो 2ml लिखा जाता है मैग्नीट्यूड वाइज। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया जाए वेक्टर फॉर्म के लिए, वेक्टर फॉर्म के लिए अगर सॉल्व कर दें तो वेक्टर फॉर्म के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, जैसे वहां लिखते थे P क्रॉस E, वैसे यहां पर M क्रॉस B लिखा जाता है। ये होता है टॉर्क, क्या है ये टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। अगेन यहां पर थीटा की वैल्यू अलग अलग केस में वैरी करेंगे तो उसको देखेंगे। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की केस अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। उससे पहले यहां पर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक टर्म को यहां पर और डिफाइन करना है हमें इसके जस्ट तुरंत बाद, कि अगर ये रोटेट कर रहा होगा, ये रोटेट अगर करेगा तो उस केस में हमने निकाला कि जो टाउ निकल के आया वो निकल के आया है mb साइन थीटा। SHM का ये कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की अगर हम स्मॉल वैल्यू की बात करें तो साइन थीटा जो होगा अप्रोक्सीमेट थीटा लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेशन से, तो उस केस में जो टाउ लिखा जाएगा उसे लिखेंगे mb इंटू में थीटा लिखा जाएगा। और टाउ की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, i इंटू अल्फा लिखा जाता है, तो ये बन जाएगा mb इंटू थीटा। यहां लिखना होगा, लिख देना टाउ इज इक्वल टू i अल्फा लिखा जाता है। टॉर्क इज इक्वल टू में यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकाली जाए तो निकल के आएगी mb डिवाइडेड बाई में i, और यहां थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा। और याद होगा ये किसकी कंडीशन होती थी, एंगुलर SHM, ये किसकी कंडीशन है, तो ये एंगुलर SHM है,
एंगुलर एसएचएम हो रहा है, और एंगुलर एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका टाइम पीरियड लिखना सीख लो। यहां से अगर हम बात करें कि जो ओमेगा स्क्वायर होगा वही तो ये लिखा गया है, तो वो कितना लिखा गया है, एम बी डिवाइडेड बाई में आई, तो यहां से ओमेगा क्या निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ओवर एम बी डिवाइडेड बाई में आई बनेगा। ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, आगे सुनो, हिंज किया गया होगा तो बात अलग है, वो हिंज पॉइंट के अबाउट हो जाएगा। अगर यहां से हम टाइम पीरियड टी की वैल्यू निकालते हैं तो अगेन 2 पाई लिख सकते हैं, यहां पर आई डिवाइडेड बाई में एम बी लिखा जाएगा, एम बी लिखा जाएगा, ये ऐसा है। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अगर थीटा की वैल्यू छोटी होगी तो थीटा की वैल्यू छोटी होगी, तब अगर उनसे साइन थीटा लिख सकते हैं तो उस केस में क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करेगा, उसका टाइम पीरियड ऐसे लिखा जाता है। यहां पर दो अलग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे जब हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो वहां से अगर सारे पॉइंट्स क्लियर है तो यहां पर कोई बात करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यहां पर अगर हम आई की बात करें कि अगर हिंज किया गया होगा, हिंज्ड, तो हिंज किया गया होगा तो जो आई लिखा जाएगा वो हिंज किया गया उसी के अबाउट लिखा जाएगा, हिंज्ड पॉइंट के अबाउट लिखा जाएगा। और अगर हिंज नहीं किया गया है, नॉट हिंज्ड, तो क्या होगा, आई किसके अबाउट लिखा जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट दिया जाएगा, वो बताएंगे खुद ही। तो आई किसके अबाउट लेना है वो कंसर्न है हमारा, कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो वो किसके अबाउट बता रहे हैं, हिंज करवाया गया है नहीं करवाया गया। बेसिकली हिंज करवाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर करवा दिया जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस हिंज पॉइंट के अबाउट लिखा जाता है। पूरा का पूरा मास एंड पॉइंट पर हम कंसंट्रेटेड मानेंगे। 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना जानते हैं और सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं कि अगर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू निकल के आई टाउ इज इक्वल टू में एम बी साइन थीटा, इफ वी रोटेट द मैग्नेटिक डाइपोल from angle theta 1 to theta 2, then work done। अगर हम रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक डाइपोल को फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 तो क्या लिखा जा सकता है, वर्क डन। तो वर्क डन लिखा जाएगा, सबसे पहले छोटा सा वर्क डन लिखो, डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे टाउ डी थीटा, लिखना जानते हैं, जैसे वहां फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वैसे यहां पर हम लिखेंगे टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डीडब्ल्यू इज इक्वल टू में टाउ क्या होता है, ये लिखा जाता है एम बी साइन थीटा डी थीटा। सॉल्व कर देंगे तो डब्ल्यू यहां से निकल के आ जाएगा एम बी, और यहां कहां से कहां तक ले जाना है तो ये 0 से लगा करके डब्ल्यू तक होगा, इधर हो जाएगा साइन थीटा। हमें कहां से कहां तक का चाहिए तो उन्होंने कहा थीटा 1 से लगा करके थीटा 2 का निकाल के दो, तो डब्ल्यू जो निकल के आएगा वो बनेगा एम बी, साइन का होता है माइनस कॉस तो इसे लिख सकते हैं पहले कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा वर्क डन। निकाल सकते हैं ऐसा वर्क डन, ये वर्क डन लिखेंगे। अब इस वर्क डन के ऊपर कुछ कंडीशन लगाई जाती है, जैसे अर्थ की सरफेस के ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम करते हैं 0 है, वैसे यहां पर भी है। अगर हम बात करें W तो W इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, दिस वर्क डन, ऐसे लिख लो पहले, दिस वर्क डन विल स्टोर in the form of potential energy पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, एम बी, और यहां पर लिखा जाता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिखेंगे। ठीक है, यहां ब्रैकेट लगा लेना, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 है। अब यहां पर एक रेफरेंस लिया जाता है, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यहां पर जो u होता है ये 0 लिया जाता है। ये रेफरेंस है। इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अगर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा, अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी
एट पोजीशन थीटा, अगर किसी थीटा पोजीशन पर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो उसे क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा cos 90 0, तो जीरो में से कुछ को माइनस करवाते तो माइनस में बनता है ना, तो ये बन जाएगा माइनस mb cos थीटा बनेगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m वेक्टर डॉट b वेक्टर भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली जब कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी बार मैग्नेट को प्लेस किया जाए और उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, रोटेट करेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है। अगेन यहां पर हम बात कर सकते हैं अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की, वैसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में। यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे बेसिकली, एक तो होगा स्टेबल और एक होगा अनस्टेबल। स्टेबल कब मिलता है, याद होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मिलता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर मिलता है। अनस्टेबल कहां मिलता है, याद होगा 180 डिग्री पर मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में वैसे सब कुछ यहां है। इस केस में जो यू लिखा जाता है वो क्या होता है, वो लिखा जाएगा माइनस एम बी कॉस 0, तो माइनस एम बी कॉस 0 लिखेंगे तो यू लिखा जाएगा माइनस एम बी, और इस केस में क्या बनेगी, मिनिमम बनेगी। तो जब स्टेबल की कंडीशन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी मिनिमम हो जाती है। यहां पर लिखेंगे तो U इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, तो यहां से U की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस एम बी, सही है। और ये क्या निकल के आती है, मैक्सिमम निकल के आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होती है, यहां पर मिनिमम होती है। तो ये स्टेबल की होती कंडीशन, ये होती अनस्टेबल की कंडीशन। यहां पर चाहो तो एक बार देखना, तो एक बार देख सकते हो इसे। यहां पर अगर बात करते हैं, ये इस तरह से रखा गया है, उंगलियां हमारी एन की तरफ हैं, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा राइट साइड में, इस पर फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। अगर इसको थोड़ा सा हम इधर के टिल्ट कर देते हैं तो भी इसके ऊपर जो कपल ऑफ फोर्स काम करेंगे दोनों के दोनों, वो इसको इसी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे, जैसे ऐसा होगा लाने की कोशिश करेंगे ऐसा। तो जब मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश हो रही होती तो वो एक जो मिलती इक्विलिब्रियम वो कैसी होती, स्टेबल। अगर इसको ऐसा कर दिया जाए, इस बार ऐसा कर दिया जाए, तो इस बार ऐसा करेंगे तो इस पर फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा, इस पर उधर की तरफ लगेगा। जरा सा घुमाओगे, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग होंगी, घूम जाएगा ये। तो वो कंडीशन जो मिलेगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। तो ये क्लास थी बेसिकली जिसमें हम लोगों ने बात किया कि टॉर्क कितना लगता है मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, उसका पोटेंशियल कैसे लिखा जा सकता है, जनरल पॉइंट पर फील्ड का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट पर फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है वो कोई एटम मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव कैसे करता है, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, बोर का पोस्टुलेट्स हम लोगों ने यहां पर लगाया। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है आर रेडियस पर तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे लिखा जाता है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल एज अ बार मैग्नेट कैसे बिहेव करती है। तो बार मैग्नेट को कॉइल में बदल सकते हैं, किसी कॉइल को बार मैग्नेट में बदला जा सकता है। और हम लोगों ने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का एक्सप्रेशन डेराइव किया। अगली क्लास में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस कंप्लीट क्लास को रिवाइज करें, इससे पहले जो क्लास हुई है उसको भी रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई विश यू ऑल द